साहस, संघर्ष और मुगल साम्राज्य की नींव, तूफानी युग का तूफानी शहंशाह। उन्हें बुलंद इरादों का सुल्तान कहा जाता है। जिसे इतिहास बाबर शेर के नाम से जानता है, उसका जीवन स्वयं एक ऐसा रोमांचकारी उपन्यास है जिसे पढ़कर आंखें फटी रह जाती हैं। 5वीं बार असफल होने के बाद भी जो हार नहीं मानता, वही सच्चा विजेता होता है। 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी, वर्तमान उज़्बेकिस्तान में जन्मा ज़हीउद्दीन मुहम्मद आज हमारी कल्पना से भी अधिक अद्भुत व्यक्तित्व का धनी था। ये कथा है 1494 से 1530 तक के उस अदम्य योद्धा, कवि और साम्राज्य निर्माता की, जिसने सिर्फ 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी संभाली और अंततः भारत की समृद्ध धरती पर मुगल साम्राज्य नाम का विशाल वृक्ष रोप दिया। ये लेख बाबर के शासनकाल को 4 अद्वितीय अध्यायों में विभाजित करता है। पहला, उसका प्रारंभिक संघर्ष और समरकंद की खोई हुई विरासत। दूसरा, काबुल पर अधिकार और भारत की ओर दृष्टि। तीसरा, पानीपत का वो युद्ध जिसने दिल्ली की धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। और चौथा, उसका अल्पकालिक परंतु अमिट शासन और विरासत। खोया साम्राज्य और अदम्य सपने, 1494 से 1530। बाबर की प्रारंभिक स्थिति एक कटु यथार्थ की तरह थी। तैमूर और चंगेज खान का वंशज होने के बावजूद उसके हाथ में केवल एक छोटा सा फरगना था। वो महज 11 वर्ष का था जब उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। उसके चाचाओं और रिश्तेदारों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। बाबर की सबसे बड़ी लालसा थी समरकंद। ये वही समरकंद था जहां उसके परदादा तैमूर लंग ने विश्व को विस्मित कर दिया था। 1497 में केवल 14 वर्ष की आयु में बाबर ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। यह उसके जीवन का पहला स्वर्णिम क्षण था, पर यह फिल्मी पर्दे के एक सीन जितना ही लंबा रहा, मात्र 100 दिन। एक ओर उसके भाई बंधुओं ने फरगना छीन लिया, तो दूसरी ओर उज़्बेक शासक शैबानी खान ने समरकंद छीन लिया। बाबर को एक सूखे अखरोट की तरह 2 पत्थरों के बीच पिसना पड़ा। इतिहास में उसके इन भटकते दिनों को दर बदर का जीवन कहा गया है। एक समय ऐसा आया जब बाबर के पास सिर्फ 200-300 सिपाही थे। उसकी मां ने कहा कि बेटा, कभी हार मान लेने में भी वीरता होती है। लेकिन बाबर ने कभी हार नहीं मानी। वो पहाड़ों, नदियों और रेगिस्तानों में भटकता रहा। ये वही दौर था जब उसने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबली यानी बाबरनामा लिखनी शुरू की। एक ऐसा ग्रंथ जो दुनिया की पहली सच्ची आत्मकथाओं में गिना जाता है। काबुल का सिंहासन और भारत की ओर दृष्टि, 1504 से 1519। 1504 में बाबर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी किस्मत बदल दी। 300 सिपाहियों के साथ उसने हिंदुकुश पर्वत पार किया और काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल उसके लिए एक नई सुबह लेकर आया। अब वो एक बेघर भटकने वाला राजकुमार नहीं रह गया था, बल्कि एक स्थिर शासक बन गया था। लेकिन बाबर का दिल अब भी समरकंद में बसता था। उसने कई बार पश्चिम की ओर रुख किया, लेकिन शैबानी खान से बार बार मुंह की खानी पड़ी। 1510 में शैबानी खान की मृत्यु हुई तो बाबर ने मौका देखा। ईरान के सफ़वी शासक इस्माइल की मदद से उसने समरकंद वापस लिया, लेकिन ये जीत भी अस्थायी थी। सुन्नी मुसलमानों ने उसके शिया समर्थन का विरोध किया। बाबर को यह एहसास हो गया कि उसकी किस्मत अब फरगना और समरकंद में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की दिशा में लिखी गई है। बाबर ने भारत की ओर रुख किया। उस समय दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का शासन था, एक अत्याचारी और अलोकप्रिय शासक जिसने अपने ही सरदारों को विद्रोह करने पर मजबूर कर रखा था। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खान ने खुद आकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। बाबर ने इसे अपनी नियति माना। पानीपत, वो युद्ध जिसने इतिहास बदल दिया। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान। एक ओर इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, लगभग 1 लाख घुड़सवार और 1000 युद्ध हाथी। दूसरी ओर बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे। देखने में ये एक असमान लड़ाई लग रही थी, लेकिन बाबर ने जो किया वो सैन्य रणनीति का वो उत्कृष्ट नमूना है जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तुलुगमा घेराबंदी युक्ति। इसने अपनी सेना को 3 हिस्सों, दायां, बायां और केंद्र में बांटा। आगे की पंक्तियों में तोपें और पीछे घुड़सवार सेना। एक बेहतरीन घेरा रचा गया। अरबा या गाड़ियों की दीवार। 700 गाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से जोड़कर एक मोबाइल किला बना दिया गया। गाड़ियों के बीच में ऐसे छेद रखे गए कि घुड़सवार बाहर निकल सकें और फिर अंदर आ सकें। ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जैसा था उस समय का। उस्ताद अली कुली की तोपें। बाबर ने ओटोमन तुर्कों से तोपों का इस्तेमाल सीखा था। उसने उस्ताद अली कुली नामक एक तुर्की तोपची को रखा।
ये तोपें इतनी प्रभावी थीं कि लोदी के हाथी घबराकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। युद्ध केवल कुछ घंटे चला। सुबह से शुरू हुआ संघार दोपहर तक खत्म हो गया। अनुमान है कि 15,000 से 20,000 लोदी सैनिक मारे गए। इब्राहिम लोदी स्वयं युद्ध के मैदान में मारा गया। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। उसने तुरंत अपने पुत्र हुमायूं को आगरा भेजा और स्वयं दिल्ली की ओर बढ़ा। पानीपत की जीत ने बाबर को केवल दिल्ली का सुल्तान नहीं बनाया, बल्कि मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखी। ये युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में बारूदी बंदूकों और तोपों के प्रभुत्व का पहला बड़ा प्रमाण था। खानवा और घाघरा, राजपाट की कठिन राहें 1527 से 1529। लेकिन जीत के बाद की राह कटीली थी। बाबर को पता था कि एक युद्ध से पूरा हिंदुस्तान नहीं मिलता। उसके सामने दो बड़े संकट थे, मेवाड़ का राणा सांगा और पूर्व में अफगान सरदार। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। राणा सांगा एक दिग्गज योद्धा था, जिसने 100 से अधिक घाव देखे थे। उसका एक हाथ काम नहीं करता था, एक आंख खो चुका था, लेकिन वो कभी हारा नहीं था। उसने 1,20,000 राजपूतों की विशाल सेना बनाई। बाबर पर फिर मुसीबत आ गई। उसके कई अफगान सैनिकों ने मन ही मन राणा सांगा से संधि कर ली। बाबर ने तब कुरान की कसम खाकर शराब पीना छोड़ दिया, सभी शराब के बर्तन तोड़ दिए और कहा, जीत के बाद तुम्हें जन्नत दिखाऊंगा। इस बार भी तोपों और रणनीति ने काम किया। राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर ने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। घाघरा का युद्ध 1529। अब बारी थी पूर्वी अफगान सरदारों की। बिहार और बंगाल के सुल्तान महमूद लोदी के खिलाफ घाघरा नदी के पास युद्ध हुआ। बाबर ने बेड़े और तोपों के बेहतरीन समन्वय से अफगानों को पराजित किया। अब बाबर का साम्राज्य काबुल से लेकर बिहार तक फैल गया था। शासन, विरासत और मृत्यु 1530। बाबर का शासनकाल महज 4 साल 1526 से 1530 का था, लेकिन उसने जो नींव रखी वो 300 साल तक चली। उसका शासनकाल निम्न विशेषताओं के लिए याद किया जाता है। प्रशासनिक सुधार। हालांकि पूर्ण व्यवस्था उसके पोते अकबर ने बनाई, लेकिन बाबर ने भू राजस्व की पड़ताल करवाई, डाक व्यवस्था सुधारी और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत किया। सैन्य नवाचार। बाबर ने भारत में तोपखाने और घुड़सवार सेना के समन्वय को स्थायी रूप दिया। सांस्कृतिक संलयन। बाबर एक कवि, संगीत प्रेमी और प्रकृति प्रेमी था। उसने फारसी, तुर्की और चगताई भाषा में सुंदर कविताएं लिखीं। उसने आगरा में रामबाग नामक पहला मुगल उद्यान बनवाया, जो 4 बाग शैली में था, जो बाद में ताजमहल जैसे स्मारकों की प्रेरणा बना। उदारता और धार्मिक सहिष्णुता। बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कोई अभियान नहीं चलाया। उसने अपने राजपूत सरदारों को उनके धर्म की स्वतंत्रता दी। उसने एक श्लोक भी लिखा, बुरा ना देख, बुरा ना सुन, बुरा ना कह। मृत्यु का हृदय विदारक प्रसंग। बाबर की मृत्यु की कहानी सबसे मार्मिक है। 1530 में उसका बेटा हुमायूं बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने हार मान ली। बाबर ने कहा, ऐ खुदा, हुमायूं की जान लेने के बजाय मेरी जान ले ले। ऐसा कहा जाता है कि वो हुमायूं के बिस्तर के चारों ओर 7 बार घूमा और प्रार्थना की। धीरे धीरे हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर बीमार पड़ गया। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। पहले उसे फागरा, रामबाग में दफनाया गया। फिर उसकी इच्छा के अनुसार उसके पार्थिव शरीर को काबुल के बागे बाबर, बाबर के बाग में ले जाया गया। उसकी कब्र पर बस एक साधारण पत्थर है और उस पर लिखा है, यदि जन्नत धरती पर कहीं है तो यही है, यही है, यही है। निष्कर्ष, बाबर अमर है। बाबर ने महज 47 वर्ष की आयु में वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी साम्राज्यों वाली सेनाएं नहीं कर पाईं। उसने तुजु के बाबरी लिखकर अपने जीवन को अमर बना दिया। इस ग्रंथ में उसने अपनी असफलताओं, शराब पीने के दिनों, नशे में उतारी गई बातों, यहाँ तक कि अपने शरीर की दुर्गंध का भी सच्चाई से उल्लेख किया है। वो एक ऐसा शासक था जो मानवीय कमजोरियों से भरा हुआ था, फिर भी अदम्य साहस का प्रतीक था। बाबर का शासनकाल ये सिखाता है कि जीतना आसान नहीं, हारना भी आसान नहीं, लेकिन सबसे कठिन है ना हार मानना। बाबर हारा, भटका, रोया, लेकिन कभी रुका नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी विरासत है। वो तूफान था और उसके बाद आए अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने उसी तूफान का लाभ उठाकर एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जिसकी चमक आज भी ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी में देखी जा सकती है। बाबर के बिना मुगल अधूरे हैं और मुगलों के बिना भारत का मध्यकाल अधूरा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।